अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है जी हर्शस्प्रंग्स डिज़ीज़। ठीक है। अच्छा जी, जो हर्शस्प्रंग्स डिज़ीज़ है ये बेसिकली इसके दूसरे नाम हैं जी ए गैंग्लियोनिक मेगाकुल, कंजेनिटल मेगाकुलन, कंजेनिटल इंटेस्टाइनल ए गैंग्लियोनियोसिस। ठीक है। ए गैंग्लियन मतलब कि जो हमारी इंटेस्टाइन का जो नर्वस सिस्टम है ना, जो गैंग्लियंस वगैरह जहाँ पे वो मौजूद हैं, जो कि मूव करते हैं, जो कि पेरिस्टालसिस करते हैं, जो कि खाना आप ऊपर से खाते हैं उसको नीचे की तरफ पुश करते हैं, उनके अंदर जो है ना प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है। ठीक है। तो वो ए गैंग्लियन होने की वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से व्हाट हैपन्स इज़ दैट कि द फूड वट एवर द थिंग इज़ वो ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है। वो ऑब्स्ट्रक्शन की शक्ल जो है वो बिल्कुल वैसी होती है जिस तरह इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में आपको हमने पढ़ा था सारा कुछ। ठीक है। इसके ये जो है ना, ये जो पिक्चर है ये हिस्टोपैथोलॉजी इसमें शो की हुई है। अगर आप लोगों ने हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ी है तो इसको मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर सकता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे गैंग्लियन सेल्स होते हैं जो कि मौजूद इस टाइम नहीं है, तो ये ऊपर की जो है डिस्ट्रप्शन शुरू हो गई है। ठीक है। यानी ये सेल्स जो है ऊपर से ख़राब हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ हर्शस्प्रंग डिजीज शोइंग एबनॉर्मल एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज पॉजिटिव नर्व फाइबर्स ब्राउन इन द म्यूकोजा। ठीक है। ये ब्राउन आप देख सकते हैं। एसिटाइलकोलिन के जो नर्व फाइबर्स हैं, जो कि इनहिबिटिंग फाइबर्स होते हैं, वो एक्सेसिव अमाउंट में जो है नज़र आने शुरू हो गए हैं। और उससे क्या हो रहा है कि सेल की डिस्ट्रप्शन है, खाना ऊपर यहाँ पे सारा मौजूद होगा। और दिस इज़ दी गोल्ड स्टैंडर्ड कि इसके थ्रू जो है ना पता लगाया जाता है कि आखिर इस बच्चे को या बच्चे को ही, क्योंकि कंजेनिटल होता है ज़्यादातर, तो उसको हर्शस्प्रंग्स डिजीज़ है कि नहीं है। ठीक है। स्पेशली इसकी स्पेशलिटी जो है वो मेडिकल जेनेटिक्स में ये आता है। सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड स्लो ग्रोथ, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं है तो ग्रोथ वहाँ ख़राब होगी। कॉम्प्लिकेशंस एंटेरोकोलाइटिस। ठीक है। मेगाकोलन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन कब होगी कि जब वो बिल्कुल ही खाना पड़े इन्फेक्शन होगी, सारा कुछ हो गया तो इंटेस्टाइन में सुराख हो जाएगा और पेरिटोनाइटिस हो सकता है। ठीक है। यानी सारे मैदे के अंदर जर्म्स वगैरह स्प्रेड हो जाएं। यूजुअल ऑनसेट इज़ फर्स्ट 2 months ऑफ लाइफ। टाइप्स शॉर्ट सेगमेंट एंड लॉन्ग सेगमेंट्स। कॉज इसकी जेनेटिक है। रिस्क फैक्टर्स में फैमिली हिस्ट्री आ जाती है। डायग्नोस्टिक मेथड बेस्ड ऑन सिम्टम्स, दैट इज़ बायोप्सी। ठीक है। वैसे बायोप्सी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्रॉनिक इंटेस्टाइनल सूडो ऑब्स्ट्रक्शन है और मिकोनियम आइलियस भी कहते हैं, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर ये आ जाता है। ठीक है। ट्रीटमेंट सर्जरी है, सर्जरी के अलावा नहीं इसका कोई हल होता। फ्रीक्वेंसी 1 in 5000 न्यू बॉर्न्स। ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ हर्शस्प्रंग्स डिजीज़, हर्शस्प्रंग डिजीज़ HD और HSCR is a birth defect in which the nerves are missing from part of the intestine. ठीक है। नर्व्स पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन से मिसिंग होती हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम इज़ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। अदर सिम्टम्स में इंक्लूड वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड स्लो ग्रोथ। सिम्टम्स यूजुअली बिकम अपेरेंट इन द फर्स्ट 2 months ऑफ लाइफ। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस में इंक्लूड एंटेरोकोलाइटिस, मेगाकोलन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन। वही सारी बातें। The disorder may occur by itself or in association with other genetic disorders such as Down syndrome or Waardenburg syndrome. ठीक है। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक सिंड्रोम है। ठीक है। डाउन सिंड्रोम के बच्चों में भी अक्सर ये हो सकता है, या वार्डनबर्ग सिंड्रोम के अंदर जो बच्चे होते हैं उनमें होते, तो एसोसिएशन में जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी आ सकता है। About half of isolated cases are linked to a specific genetic mutation and about 20% occurs within the family. ठीक है। हाफ जो है ना वो जेनेटिक म्यूटेशन से मतलब पता चलता है कि जी ये आइसोलेटेड केसेस जो हमने किए ये जेनेटिक म्यूटेशन हुई, इनकी अपनी म्यूटेशन हुई हुई जेनेटिक्स की ना, उसकी वजह से ये हो रहा है। और 20% जो है ना वो फैमिलीज़ में रन करता है। सम ऑफ दिस अकर एज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट मैनर। द कॉज ऑफ द रिमेनिंग केसेस इज़ अनक्लियर। ठीक है। क्यों होते हैं ये नहीं क्लियर है, लेकिन होते हैं बस। If otherwise normal parents have one child with the condition, the next child has a 4% risk of being affected. ठीक है। अगर नॉर्मल पेरेंट्स हैं, उनके एक बच्चे को हो चुका है, तो नेक्स्ट बेबी अगर वो करना चाहेंगे तो उनको बताना होता है कि आपके दूसरे बच्चे में 4% चांसेस है कि उसको ये दोबारा हो जाए। The condition is divided into 2 main types, short segment and long segment, depending on how much of the bowel is affected. ठीक है। कितनी इंटेस्टाइन इफेक्ट हुई है उस पर डिपेंड करता है। रेयरली द स्मॉल बाउल में बी अफेक्टेड एज वेल। ठीक है। ज़्यादातर ये लॉन्ग यानी जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कभी कभी ये होता है कि ये हो।
डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन सिम्टम्स बाय कंफर्म बाय बायोप्सी, ठीक है। डायग्नोसिस सिम्टम्स से पता चलती है लेकिन कंफर्म बायोप्सी पे होती है, बिकॉज बायोप्सी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, मैंने पहले बता दिया। ट्रीटमेंट इज़ जनरली बाय सर्जरी to remove the affected section of the bowel. The surgical procedure most often carried out is known as a pull through, ठीक है। occasionally an intestinal transplantation may be recommended. Surgical जो correction है वो मैं नीचे डिस्कस करेंगे, उसको सर्जिकल टर्म्स के अंदर अक्सर वो पुल थ्रू भी कहते हैं, और ओकेजनली पूरी की पूरी इंटेस्टाइन की ट्रांसप्लांटेशन रिकमेंड होती है। Hirschsprung disease occurs in about 1 in 5,000 newborns. Males are more often affected than females. The condition is believed to have been first described in 1691 by Dutch anatomist Frederick Reich. पता नहीं ऐसे ही पढ़ते होंगे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन Reich ही है इसकी शायद प्रोनाउंसिएशन, and is named after Danish physician Harald Hirschsprung following his description in 1888, ठीक है। डेनमार्क का एक फिजिशियन था, उसके नाम पे ये रखा गया है, और डच एनाटोमिस्ट जो था उसी ने ही जो है ना सबसे पहले इसको वो दरियाफ्त किया था। साइन एंड सिम्टम्स क्या है जी? टिपिकली हर्शस्प्रिंग डिजीज इज डायग्नोज्ड शॉर्टली आफ्टर बर्थ, ऑल्दो इट मे डेवलप वेल इनटू एडल्टहुड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेगाकोलन और बिकॉज द बेबी फेल्स टू पास द स्टूल दैट इज म्यूकोनियम, ठीक है। क्या होता है कि शॉर्टली आफ्टर बर्थ पता चलना शुरू हो जाता है, क्यों? इंटेस्टाइन बड़ी होनी शुरू हो जाती है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, बेबी जो है ना वो पहला स्टूल ही पास नहीं कर पाता। विद इन 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी नॉर्मली 90% ऑफ बेबीज पास देयर फर्स्ट मेकोनियम विद इन 24 आवर्स एंड 99% विद इन 48 आवर्स, ठीक है। अदर सिम्टम्स इंक्लूड ग्रीन और ब्राउन वॉमिटिंग, एक्सप्लोसिव स्टूल आफ्टर अ डॉक्टर इंसर्ट अ फिंगर इनटू द रेक्टम, स्वेलिंग ऑफ द एब्डोमेन, एक्सेसिव गैस एंड ब्लडी डायरिया, ठीक है। अक्सर औकात बच्चे हमारे पास आ भी चुके हैं इस केसेस में कि औरत कहती है कि जब बच्चे का पेट सूज रहा है, उसने स्टूल पास नहीं किया, तो हम जब उसके एनल एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, जब चेक करते हैं, रेक्टम में फिंगर डालते हैं, तो एकदम से एक्सप्लोसिव स्टूल आता है। इसकी वजह ये है क्योंकि वो अंदर इतनी गैसेस और सब कुछ जमा होता है कि वो फ़ौरन जो है ना स्टूल सारा बाहर आ जाता है। एक तो ये निशानी है। सेकंड, बच्चा वॉमिट जब करता है तो वो ग्रीनिश ब्राउन वॉमिट होती है, क्यों? क्योंकि वो सारा गंद वगैरह जो उसके इंटेस्टाइन में मौजूद है वो जब नीचे से नहीं निकलेगा तो वो वॉमिटिंग की शक्ल में निकलेगा। एक्सेसिव गैसेस हो सकती हैं और ब्लडी डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। सम केसेस आर डायग्नोज्ड लेटर इनटू चाइल्डहुड बट यूजुअली बिफोर एज 10। द चाइल्ड में एक्सपीरियंस फीकल रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि जी ड्यूरिंग नॉर्मल प्री नेटल डेवलपमेंट सेल्स फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट माइग्रेट इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड माइरेंटेरिक प्लेक्सिस और ऑरबाख प्लेक्सिस। एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा या फिजियोलॉजी में पहले इसको पढ़ा होगा कि जो हमारी इंटेस्टाइन अपना एब्डोमेन जो है, हमारा सारा एब्डोमेन तो नहीं कहूँगा, मतलब जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है स्टमक से नीचे की सारी, वहाँ पे माइरेंटेरिक प्लेक्सिस है, उसको ऑरबाख प्लेक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। ये वहाँ पे बनना शुरू हो जाता है न्यूरल क्रेस्ट के लिए। ये बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूरल क्रेस्ट जो सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं और इंटेस्टाइन प्री नेटल, बहुत जब बिल्कुल बेबी जो है यानी मदर तब 3-4 हफ्ते की जब प्रेग्नेंट होती है तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम की जिक्र हो रहा है कि उस टाइम पे नर्व जो है वो माइरेंटेरिक प्लेक्सिस या ऑरबाख प्लेक्सिस बनाते हैं, ठीक है। द स्मूथ मसल लेयर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वॉल, ठीक है। ये ऑरबाख प्लेक्सिस जो है ये स्मूथ मसल की लेयर के बीच में मौजूद होता है GIT के अंदर। एंड द सबम्यूकोजल प्लेक्सिस दैट इज मेजनर्स प्लेक्सिस विद इन द सबम्यूकोजा ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वॉल, ठीक है। स्मूथ मसल की लेयर के बीच में माइरेंटेरिक प्लेक्सिस है और सबम्यूकोजा यानी म्यूकोजा की नीचे वाली लेयर के अंदर मेजनर्स प्लेक्सिस है। ये दोनों जो है ना ये फंक्शन करेंगे तो आंतों से खाना नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। देयर इज पेरिस्टालसिस में ये हेल्प करते हैं। इन हर्शस्प्रिंग डिजीज द माइग्रेशन इज नॉट कंप्लीट एंड पार्ट ऑफ द कोलन लैक्स दीज नर्व बॉडीज दैट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द कोलन, ठीक है। सारा जिक्र कोलन के ऊपर ज़्यादातर आ रहा है कि उस एरिया में ये माइग्रेशन जो है बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल जब प्री नेटल वक्त है उस वक्त नहीं हो पाती सही से। एंड व्हाट हैपन्स कि वहाँ पे ये माइरेंटेरिक और मेजनर्स प्लेक्सिस वहाँ पे डेवलप नहीं होते कोलन में, और नर्व बॉडी वहाँ नहीं मौजूद होती, जिससे ये सारा मसला होता है। द इफेक्टेड सेगमेंट ऑफ द कोलन कैन नॉट रिलैक्स एंड पास स्टूल थ्रू द कोलन, ठीक है, क्रिएटिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन। समझ गए?
यानी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, एसिटाइलकोलिन बहुत सारा रिलीज़ हो गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात हो रही है इस टाइम, जब बहुत सारा रिलीज़ हो गया तो व्हाट हैपन्स कि वहाँ पे जो रिलैक्सेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो पाता, रिलैक्सेशन नहीं होगी, वो जगह कंस्ट्रिक्ट रहेगी तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी उसको, ठीक है। डायग्नोसिस की ये कुछ रेडियोलॉजिकल पिक्चर्स हैं, इसके ऊपर मैं ज़्यादा इस डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाऊँगा, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये देख सकते हैं आप, ए के अंदर रेक्टोसिग्मोइडल एरिया इन्वॉल्व है। ये एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जब आप देखते हो तो वहाँ पे आपको इंटेस्टाइन और सब चीज़ें नज़र आती हैं। कहने का सारा मकसद ही जब उसको डाई डाला गया ना, बच्चे को पिलाया गया, जो उसको डाला, ये बेबी सा ही है, देखो छोटा सा है इसका, जब इसको डाई डाला तो ये देखो काफ़ी सारी जगहों पे डाई जाके फंस गया है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सारा जाके फंस गया है, यहाँ पे है, बाकी जगहों पे नहीं है, ये सारा आप देखें, ठीक है। ये जो सी है ना, ये डिसेंडिंग कॉलन का एरो, ये एरो जो है ना डिसेंडिंग कॉलन वाला कि यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन उसके बाद से आगे नहीं जा रहा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो एनीवे, जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट है ये। Definitive diagnosis is made by suction biopsy and of the distally narrowed segment, ठीक है। यानी जो एरिया नैरो हुआ हुआ है ना, जो आप रेडियोग्राफ से उससे पता कंफर्म कर लेते हो कि मिसाल के तौर पे ये डायलेटेड है और ये नैरो है, तो इस एरिया का आप लोगे, इस एरिया का नहीं लोगे, इस एरिया का आप जब बायोप्सी लेते हो, कट पीस लेते हो उसका, ठीक है, तो उसकी एग्जामिनेशन करते हो, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जो ऊपर मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी हिस्टोपैथोलॉजी की, ठीक है। जब वो चेक करते हैं तो उसके अंदर सब नज़र आना शुरू हो जाता है कि क्या है। डायग्नोस्टिक टेक्निक इन्वॉल्व एनोरेक्टल मैनोमेट्री, बैरियम एनेमा एंड रेक्टल बायोप्सी। मैनोमेट्री कहते हैं कि जिस तरह कोई चीज़ का करंट आप चेक करते हो ना, कि यार ये एक डिवाइस है, इसके बीच में से करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मैनोमेट्री भी इसी तरह की चीज़ है। दो एंड पे थोड़ा सा करंट देकर उसमें चेक करते हैं कि आखिर ये मूवमेंट इसकी मसल की हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। बैरियम एनेमा, ये बैरियम वगैरह, एनेमा कहते हैं नीचे से देने को, और बैरियम सॉलो मीन्स ऊपर से पिलाने को। एंड रेक्टल बायोप्सी आप इस एरिया की लोगे जो नैरो हुआ हुआ है, डायलेटेड वाले की नहीं लोगे। द सक्शन रेक्टल बायोप्सी इज कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड इन हर्शबर्ग डिजीज, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है जी? ट्रीटमेंट, द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट इज यूज्ड टू रिवर्सिबल कोलोस्टमी कहते हैं। In this approach, the healthy end of the intestine is cut and is attached to an opening created in front of the abdomen, ठीक है। The contents of the bowel are discharged through the hole in the abdomen into the bag, ठीक है। वही बात है, कोलोस्टमी हो रही है, जो मैंने कल जो हमारी वो था, जिसमें हमने दिखाया था कि एक बैग इस तरह लगा हुआ होता है, और हर्निया का जो एक पेशेंट का एक पिक्चर थी बड़े आदमी की, उसी तरीके से बैग होता है कि हेल्दी पोर्शन जो है ना उसको डायरेक्टली बाहर एब्डोमेन की तरफ आपकी स्किन के ऊपर एक बैग लगा दिया जाता है और वहाँ पे इसको ओपन कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो जो भी कुछ आंतों का गंद बला है वो सब उसमें ओपन हो, ठीक है। लेटर व्हेन द पेशेंट वेट, एज एंड कंडीशन आर राइट, द न्यू फंक्शन एंड ऑफ द बाउल इज़ कनेक्टेड विद द एनस, ठीक है। तो वो जो एंड होता है ना, वो क्योंकि बॉडी में रीजनरेशन तो होती रहती है, तो वो एंड जब नॉर्मल हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, तो उसको डायरेक्टली एनस से जोड़ देते हैं, ताकि बच्चा जब खाए तो उस बेचारे को वो बैक वाले प्रॉब्लम्स ना हो और डायरेक्टली वो फीसेस के थ्रू निकल जाए, ठीक है। तो ये जो है ना, इट्स दी सर्जरी ऑफ हर्शबर्ग डिजीज़, क्योंकि इसमें सर्जरी के अलावा कोई और हल नहीं, जेनेटिक है, सेल्स वहाँ पे मौजूद नहीं है, दोबारा सेल्स उसमें आप कहाँ से पैदा करेंगे, तो दिस इज़ द ओनली वे टू ट्रीट इट। The first surgical treatment involving the surgical resection followed by reanastomosis without a colostomy occurred in 1933 by Dr. Baird in Birmingham, one year old boy, ठीक है। यानी 1 साल के बच्चे में जालिम डॉक्टर ने जो है ना ये सर्जरी की थी और ही वॉज सक्सेसफुल इन डूइंग सच reanastomosis, ठीक है जी। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।